हेलो एवरीवन, मैं बलदेव सिंह रंधावा। आज बात करेंगे टैक्सेशन लॉज के बारे में। टैक्सेशन लॉज एलएलबी सेकेंड ईयर में एक ऑप्शनल पेपर के रूप में आप पढ़ते हैं और इसके साथ टैक्सेशन लॉज क्योंकि हमारी सभी की ज़िंदगी से रिलेटेड हैं, इसलिए सभी लोग इसको सामान्य रूप से सभी को हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसमें आप पढ़ेंगे फर्स्ट 4 यूनिट में इनकम टैक्स एक्ट 1961 और उसमें जानेंगे साथ में टैक्सेशन क्यों लगाए जाते हैं और इसकी क्या ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें होनी चाहिए, किन चीज़ों पे टैक्सेज लगते हैं। और इसके साथ आप 5वीं यूनिट में पढ़ेंगे वेल्थ टैक्स एक्ट यानी संपत्ति कर अधिनियम। उसके साथ आप पढ़ेंगे वैट, राजस्थान वैट। फिर पढ़ेंगे सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1954 और फिर पढ़ेंगे जीएसटी एक्ट या की फीचर्स ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 और इसके साथ कुछ लीडिंग केसेज। आइए ब्रीफ में समझने की कोशिश करें। बेसिक कंसेप्ट्स यानी किसी भी टैक्सेशन लॉ या इनकम टैक्स एक्ट या सभी टैक्सेशन लॉज में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स या जो होती हैं टर्म्स होती हैं वो किस तरह से रिलेटेड है। उन टर्म्स को समझने के बाद हम किसी भी कानून को आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला है असेसमेंट ईयर, इसको कहा जाता है निर्धारण वर्ष। ये सामान्य तौर से हमारे देश में अभी ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल की 31 मार्च तक 12 महीनों तक चलता है और उसको कहा जाता है फाइनेंशियल ईयर, वित्त वर्ष। और वित्त वर्ष में किसी व्यक्ति पर जो कोई टैक्स देगा उसने उस पूरे वर्ष में कितनी कमाई की या उसकी कुल कितनी आय हुई, उस चीज़ में उसकी कुल आय को असेस किया जाता है यानी उसको निर्धारण किया जाता है कि मुझे कुल इस वर्ष में कितनी कमाई हुई, उस वर्ष को असेसमेंट ईयर या निर्धारण वर्ष कहा जाता है। फिर आता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर जिस ईयर में जो वित्त वर्ष चल रहा है जिसको असेसमेंट ईयर कहा जाएगा, उससे पहले वाले साल को, जैसे एग्जांपल अभी जो हमारे वित्त वर्ष जो चल रहा है जब फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2020-2021। इसको इस तरह से पढ़ते हैं, जो 2020 1 अप्रैल से शुरू हुआ था और 31 मार्च 2021 तक चलेगा। तो ये हमारा असेसमेंट ईयर है, निर्धारण वर्ष है। और जो इससे पहले वाला साल था जो 2019-2020 में चला, उसको इस वर्ष के लिए प्रीवियस ईयर हम मान सकते हैं। फिर आता है पर्सन क्या होगा, डेफिनेशन। पर्सन में यहाँ मतलब होगा कोई व्यक्ति जो जीवित व्यक्ति है उसको भी पर्सन कहेंगे। और आपने कंपनी एक्ट में पढ़ा, जब कोई कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी कंपनी एक्ट के तहत जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो भी एक व्यक्ति की परिभाषा में आती है। और चाहे वो निगमित हो या ना हो, यानी उसका रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन हुआ है या नहीं है हुआ है, उसको भी पर्सन की डेफिनेशन में उसके साथ हिंदू यूनाइटेड फैमिली भी उसमें शामिल होती है, उसका कर्ता होगा। ये सब को व्यक्ति माना जाता है इस एक्ट के हिसाब से। फिर आता है असेसी, निर्धारती, वह व्यक्ति। असेसी वह व्यक्ति है जिस पर खुद के लिए असेसमेंट होना है, जो किसी तरह से इनकम टैक्स देने के लिए लायबल है या दायी है, या फिर कभी कभी जो किसी दूसरे के लिए भी रिफंड मांगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि मेरा आपकी तरफ ज़्यादा टैक्स चला गया है, मुझे टैक्स वापस किया जाए, उसको कहा जाएगा कर वापसी की मांग करने वाला। उसको भी असेसी या निर्धारती कहा जाता है। फिर आता है इनकम, कमाई या आय किसको माना जाएगा। तो सबसे पहली होती है जो हमें किसी भी तरीके से एक वर्ष में उस फाइनेंशियल ईयर में कमाई हुई है या प्रॉफिट हुआ है, या तो इनकम हुई है, प्रॉफिट हुआ है, लाभांश हुआ है। लाभांश कहते हैं डिविडेंड को, जो आपने कंपनी एक्ट में पढ़ा, जो शेयर्स की कमाई से मिलता है उसको डिविडेंड या लाभांश कहते हैं। और आपको धन मिला है, कहीं से भी मिला हो इस साल में, वो पूरा आपकी इनकम में जुड़ता है। और या आपने कहीं किसी से
चंदा भी लिया है, चाहे आप किसी तरह से आप कोई चैरिटेबल संस्थान है या नहीं, व्यक्ति का मतलब हर व्यक्ति और हर संस्था जो रजिस्टर्ड है व्यक्ति की परिभाषा में है, उसको मिलने वाली हर जो इनकम है, एक एक पैसा उस ईयर में मिलेगा वो उसकी इनकम में शामिल होता है। फिर आता है एग्रीकल्चर इनकम। तो यदि इंडिया में आपकी किसी भी तरह की एग्रीकल्चर ज़मीन है या उससे रिलेटेड जो सोर्सेज से जो उसमें आप पढ़ते हैं उससे किसी भी तरह से एग्रीकल्चर इनकम से या उसमें बने मकान से किराए से, फ्रूट से, प्रोसेसिंग से मिलती है, वो सारी इनकम जो है एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में आती है। फिर आता है कैजुअल इनकम। कैजुअल होता है अचानक होने वाली कमाई। जो ऊपर वाली कमाइयाँ हैं वो पता है हमें कैसे हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी, लेकिन जो कैजुअल इनकम उस इनकम को कहा जाता है जो अचानक से हमें मिल गई किसी अननोन सोर्स से, किसी अनिश्चित स्रोत से, और इसको बाद में कभी मिलेगा ऐसी कोई संभावना है नहीं। मान लिया किसी ने हमें दान दे दिया, किसी ने गिफ्ट कर दी, हमारी लॉटरी निकल आई, इस तरह की कमाई को कैजुअल इनकम कहा जाता है। फिर आती है कैपिटल असेट। कैपिटल होता है पूंजी, असेट होता है संपत्ति। किसी भी तरह से अगर आप अपनी पहले की प्रॉपर्टी में कुछ पैसा लगा के उसको और बढ़ाते हैं या आप खरीदते हैं, यानी ऐसा पैसा जो आपने प्रॉपर्टी खरीदने में लगाया, चाहे मूवेबल चाहे इमूवेबल, या प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल, आपने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डलवाया, वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और या आपने कंप्यूटर को अपग्रेड करवाया, प्रॉपर्टी को करवाया, मकान को अपग्रेड कराया, या मकान नया खरीदा, सोने को नया खरीदा या सोने में हीरा जड़वाया, वो हर तरह से आपकी कैपिटल असेट में शामिल होता है। फिर आता है चैरिटेबल पर्पज़। धार्मिक उद्देश्यों के लिए ऐसा पैसा लगाना या पैसा देना जो धर्म के कामों में या लोक भलाई के कामों में आता है, जहाँ कहीं दान देना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जहाँ पब्लिक को फ़ायदा होता, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, वो सब चीज़ें चैरिटेबल पर्पज़ में आती हैं। सेक्शन 10 से 13 में आप पढ़ सकते हैं, और कैजुअल इनकम को आप 10 की सब सेक्शन 3 में पढ़ सकते हैं। फिर आता है टोटल इनकम। एक फाइनेंशियल ईयर में हमें जो पूरी कमाई होगी 1 अप्रैल से अगली 31 मार्च तक, उस ईयर में सभी सोर्सेज से मिलने वाली कुल कमाई को टोटल इनकम, और इसको पहले निकलती है इसमें ग्रॉस इनकम, और ग्रॉस इनकम में डेफिसिट करते हुए जो बचती है टोटल इनकम होती है। और टोटल इनकम में जब हम टैक्स दे देंगे सरकार को और उसके बाद में जो बचने वाली इनकम होगी उसको नेट इनकम कहा जाता है। फिर आता है स्टेप सिस्टम एंड स्लैब सिस्टम। ये वो 2 सिस्टम हैं जो हमसे टैक्स लिए जाएंगे। जब सरकार हमसे टैक्स लेती है तो इन 2 सिस्टम के द्वारा ही लिया जाता है। मेनली हम स्लैब सिस्टम को समझें, जिस तरह से मान लिया हमारे देश में जो इनकम टैक्स लेने का तरीका है, स्लैब से ये समझे स्टेप होता है सीढ़ियाँ, एक बराबर 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 ऊपर चढ़ना, उसको स्टेप सिस्टम कहता है कि धीरे धीरे ऊपर चढ़े। लेकिन स्लैब सिस्टम जैसे हमारे घरों में दीवारों में या किचन में बना रहता है सामान रखने का साधन, जिसको स्लैब कहा जाता है, बिल्कुल उस तरह है कि नीचे वाली ऊपर वाली और ऊपर वाली, ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है स्लैब। तो जैसे हमारे देश में अभी है कि अगर आपकी 2.5 लाख रुपए तक पर ईयर इनकम है, जब उस वित्त वर्ष की इनकम है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। यदि आपकी 3 लाख तक है तो आपको, अब 5% था लेकिन इस साल से उसको 3 लाख तक बढ़ा के कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद यदि आपकी 5 लाख तक इनकम है तो आपको पहले 3 लाख ख़त्म हो जाएंगे, ऊपर वाले जो 2 लाख बनेंगे उस पर आपको 10% देना है। और यदि 5 से ऊपर 10 हो जाएंगे और आपकी उसमें है तो पहले 2.5 लाख को निकाल दिया जाएगा, और ऊपर जो आपके 7 लाख 7.5 लाख बचेंगे उस पर आपको 10% टैक्सेज देना होगा, और 10 से ऊपर होते ही आपको 20 देना होगा, और 30 से ऊपर होते ही आपको 30% टैक्स सरकार को देना होगा। जिस तरह से आपकी कमाई होगी, और कुछ चीज़ों में 30% है, कंपनियां 30 देती हैं, पार्टनरशिप में 30% टैक्स लगता है। आपको कहीं लॉटरी निकलती है, आप कभी केबीसी में जाएं, वहाँ से आपको निकले, तो यदि केबीसी में आप 1 करोड़ जीते हैं तो 30 लाख वहाँ सरकार को टैक्स उसमें से
चला जाएगा, आपको 70 लाख ही मिलेंगे। इस तरह से टैक्स को स्लैब्स के आधार पर लोगों से टैक्स वसूला जाता है। इसको कहा जाता है स्लैब सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। जितनी आपकी कमाई बढ़ेगी उतना ही होता जाएगा। फिर एक कैपिटल एंड रेवेन्यू, दोनों में डिफ़र क्या है? कैपिटल होता है पूंजी या जो आपके पास है, जो आपने लगाई है आपकी कंपनी में, आपके घर पर, आपके पास, वो सारी कैपिटल है। और जो रेवेन्यू वो है जो आप सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, उसको रेवेन्यू होता है। जो सरकार की जो कमाई है वो टैक्स के रूप में सरकार को रेवेन्यू के रूप में मिलती है, उसको रेवेन्यू कहा जाता है। फिर आता है अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। अवॉइडेंस ऑफ टैक्स होता है टैक्स से बचना। सरकार ने या इनकम टैक्स एक्ट में खुद ही ये तरीके बताए हुए हैं कि आप इस इनकम को, यदि अपनी इस इनकम को इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा या कम लगेगा। उन तरीकों को कहा जाता है अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। कर कानूनी तरीके से कर भुगतान करते हुए आप बच सकते हैं। जैसे आपकी इतनी इनकम है तो उसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक आप बच्चों के खर्चे, दूसरों के खर्चे आपके ख़त्म हो जाएंगे और आप टैक्स से बच जाएंगे। और इस तरह से आप यदि बीमा पॉलिसी खरीदते हैं, सरकारी बचत पत्रों में लगाते हैं, सरकारी बॉन्ड्स खरीदते हैं तो आपको टैक्सेस से बचा जा सकता है। ये हैं जो कानूनी तरीके बताए गए हैं। और दूसरा है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन होता है कर चोरी करना, हिंदी में कहते हैं कर अपवंचना, कर से बचना। और ये यदि हम करते हैं तो हम पर फाइन या जुर्माना लगता है, जो सरकार की नज़र में अपराध है। फिर आता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। अब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 116 से 138 तक विभिन्न तरह के अफसर बनाए हुए हैं जो हम लोगों पर नज़र रखते हैं कि किसको कितनी कमाई हो रही है। और हमें ये कहते हैं कि आप अपना टैक्स के बारे में जो हम वहाँ अपनी एक फॉर्म भरते हैं, उसको रिटर्न कहा जाता है, वो रिटर्न पे करें। और वो ध्यान रखते हैं कि लोगों की कितनी इनकम है, लोग कौन टैक्स दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। ये एक लंबा चौड़ा सिस्टम है। जो सबसे छोटा होता है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है और उसके ऊपर इनकम टैक्स अफसर। इस तरह से कमिश्नर करते करते एक पूरा हायरार्की बनी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। एक चीज़ और बताऊं, हमारे जितने भी शहर हैं, हमारे पूरे देश के एक इनकम टैक्स ऑफिसर होगा जो हमारे एरिया में होगा। आप जहां भी रहते हैं, आपके रेजिडेंस के हिसाब से आप किसी न किसी इनकम टैक्स वार्ड में आ रहे हैं और वार्ड को वहाँ निश्चित किया होता है। यदि आप गूगल पे सर्च करें या कहीं भी, तो हर एक अफसर को एक वार्ड दिया होता है। जैसे शहरों में म्यूनसिपैलिटी के वार्ड हैं, पंचायतों के वार्ड हैं, बिल्कुल इसी तरह से इनकम टैक्स के भी वार्ड हैं। हालांकि वो लंबे चौड़े हो सकते हैं, हो सकता है बड़े शहर के लिए एक ही वार्ड हो या 2-3 गांवों शहरों को मिलाकर एक वार्ड बनाया हो, लेकिन वो पूरे देश में एक जगह भी उनसे नहीं बचती। पूरे देश को इस तरह से उन्होंने, जिस तरह से देश को जिलों में बांटा, इसी तरह से इनकम टैक्स वालों ने बांट रखा है वार्ड्स में। और उसी हिसाब से हर वार्ड का एक अधिकारी होगा और वो हर चीज़ों पे नज़र रखता है। फिर आता है रेजिडेंशियल स्टेटस। आवास की स्थिति के आधार पर ये कहा जाता है कि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार केवल भारत के लोगों से ही इनकम टैक्स वसूला जाएगा। और जो व्यक्ति देश में रहता है या देश से बाहर चला जाता है या देश से अंदर आता जाता है, उससे कब टैक्स वसूला जाएगा, तो ये सेक्शन 4 से सेक्शन 9 में इम्पोर्टेंट है। वो उन लोगों से वसूला जाएगा वो जब भारत में आए और भारत में कितने कितने दिन रहते हैं और कितने दिन भारत से बाहर रहते हैं, उस स्थिति में वो टैक्स देने के लिए लायबल होंगे। इसको कहा जाता है आवासीय स्थिति के आधार पर लोगों से टैक्स की वसूली करना। फिर है टैक्स इंसिडेंस। टैक्स इंसिडेंस, इंसिडेंस का मतलब होता है एक्सीडेंट होता है कोई बुरी घटना, इंसिडेंस होता है कोई घटना होना। इसका मतलब ये सरकार एक तय करती है कि लोगों से टैक्स किस तरह से लिए जाएंगे, किन लोगों को उससे छूट मिलेगी, किस तरह से वसूल किए जाएंगे, अगर हम टैक्स वसूल लेंगे तो लोगों पर क्या असर पड़ेगा, किस तरह से लोग उसको पे करने में आसान रहेंगे। ये सारी चीज़ें जिस चीज़ में आती हैं उसको कहा जाता है टैक्स इंसिडेंस। फिर आता है एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस का मतलब होता है सामान्य भी, इसका मतलब है छूट मिलना, किसी व्यक्ति को छूट मिल जाना।
तो ये है कि कर भुगतान से या इनकम टैक्स या टैक्स एक्ट देने से किन लोगों को कब कब छूट मिलती है, और यदि हम लेंगे तो कैसे मिलेगी। ये ऊपर भी हमने पढ़ा, टैक्स अवॉइडेंस जो है वो इस चीज़ के अंदर शामिल होता है। फिर आता है एंड डिडक्शन ऑफ इनकम। इनकम का मतलब है इनकम में से कटौती, आय में से कटौतियाँ या मान्य कटौतियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। ये है सेक्शन 80 सेक्शन को आप ध्यान से पढ़ें। आपने कभी पढ़ा होगा कि बहुत सारी संस्थाएं ये कहती हैं आप दान करो, टीवी पर ऐड रहती है एनडीटीवी दूसरे में, कि आप किसी को 1500 देकर किसी की आंखें बचा सकते हैं, किसी का जीवन बचा सकते हैं, और उसमें नीचे लिखा रहता है इस खाते में दिए गए दान सेक्शन 80C में आयकर से छूट प्राप्त है। इसका मतलब ये है कि यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए आपको बिना ही उन्होंने छोड़ दिया कि आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ऊपर वाली 2 लाख से वो आपसे टैक्स मांग रहे हैं। अब आपको 2 लाख का यदि वहाँ आप 10% देते हैं तो आपको सरकार को 20,000 देना पड़ेगा। लेकिन यदि उसमें से आप 1 लाख रुपया दान में दे दें तो आप कहेंगे जी मेरी कुल कमाई 1 लाख बची, 4 लाख तो मेरा ख़त्म हो गया। तो सरकार को या दान में 1 लाख देने के बाद सरकार भी आपको दान से छूट दे देगी। इस तरह से इसको कहा जाता है कि यदि आप दान देते हैं किसी रजिस्टर्ड संस्था को, गैर रजिस्टर्ड को नहीं, क्योंकि आपको रसीद लगानी होगी साथ में, रजिस्टर्ड संस्था को दान देते हैं तो आपको इनकम से छूट मिलती है टैक्स देने, उसको कहते हैं मान्य कटौतियाँ, जो उसमें टैक्स में चला जाता है। फिर आता है ये टॉपिक टीडीएस। टीडीएस की फुल फॉर्म है डिडक्शंस एट सोर्सेज या टैक्स डिडक्शंस एट सोर्सेज। ये चीज़ इस तरह से सेक्शन, ये चैप्टर आपका 17 है और सेक्शन 190 है। इम्पोर्टेंट है, जो लोग समझते हैं या नहीं समझिए, इस तरह से माने कि जब भी कभी आपको कहीं से भी पैसा मिलता है, जो आपने किसी से लेना है, किसी सर्विस के बदले या किसी चीज़ के बदले, प्रॉपर्टी के बदले, कुछ भी, तो जो आपको पैसे की पेमेंट कर रहा है लीगली रूप से उस पर बर्डन होती है कि जब वो आपको पैसा दे रहा है, मान लो कोई व्यक्ति आपको 1 लाख रुपए दे रहा है, तो सामान्य नियम ये है कि उसमें से 10% वो आपका काट के इनकम टैक्स को, विभाग को जमा करवा दे। इसको कहा जाएगा टीडीएस। अब आपका वो 10,000 रुपये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चला गया, तो आप कहेंगे जी मेरा तो इतना बनता नहीं। तो वो कहेंगे अगर आपका इतना नहीं बनता, आपकी कुल कमाई 3 लाख से नीचे है, तो आप सेक्शन 139 में रिटर्न फाइल कीजिए। रिटर्न जब फाइल करेंगे आप साल में, तो आप बताएंगे जी मेरी तो कुल कमाई नहीं है कि मैं टैक्स भर सकूं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी पूरी स्क्रूटनी जांच के बाद वो कहेगा कि इस व्यक्ति का वास्तव में टैक्स की लायबिलिटी नहीं थी, इसलिए आपको वो पैसा रिफंड आ जाएगा। लेकिन जो दे रहा है आपको, उसकी ये ड्यूटी थी कि आपसे टीडीएस काटे। और ये टीडीएस कितना कटता है, ये भी जब हर साल बजट के दौरान ये तय कर दिया जाता है कि किस पेमेंट को देने पर कितना टीडीएस काटना है। सामान्यतः जिन कर्मचारियों को सैलरी मिलती है उनका 10% कट जाता है यदि उनकी सैलरी 10 लाख तक है। यदि उनकी सैलरी 10 लाख से ऊपर है तो जो उनको पेमेंट करता है तनख्वाह देने वाला, उसकी ड्यूटी है कि उनका 20% टीडीएस काट ले। इसी तरह से जो कंपनियों को भुगतान होता है वहाँ 30% टीडीएस काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। उसके बाद हम रिटर्न फाइल करते हैं और रिटर्न फाइल करने पर हम मांगते हैं कि मेरा इतना बनता था, इतना मेरा चला गया, तो फिर हमें वो वापस आ जाता है। उसको कहते हैं रिफंड्स ऑफ टैक्सेज। तो इसको आप ध्यान से देखें, टीडीएस। फिर आता है जनरल पर्सपेक्टिव, यानी ये अब ये बताया गया है, अब यहाँ आके इन्होंने बताया है कि टैक्सेज क्यों लगते हैं। तो सामान्यतः हमने देखा कि प्राचीन काल में राजाओं के पास अपनी ज़मीनें होती थी। उससे पहले जब बहुत ज़्यादा सभ्य हम नहीं थे, राजे रजवाड़े बने, तो वो छीन कर, लोगों से धमका कर, लोगों को लूट कर राज्य चलाने के लिए पैसा प्राप्त किया करते थे। कुछ सभ्य होने पर, मुगल काल या दूसरों पे, फिर वो किसानों से टैक्स लेने लगे। जो उनके देश में व्यापारी आते थे, व्यापारियों से टैक्स लेते थे, दूसरे लेते थे। जैसे आपने सुना होगा
राजपूताने में चंवरी कर लिया जाता था लड़की की शादी पर, उसको चंवरी कर कहते थे या चुंदरी कर कहते थे। दूसरों में जैसे औरंगजेब के वक्त जजिया कर लिया जाता था, और बहुत तरह के कर जो व्यापारी से कभी हज करने जाते उनसे लेते, कोई हिंदू लोगों से लिया जाता। तो इस तरह से अलग अलग के वो टैक्स थे, वो सभी अपने अपने में काम में लिया करते थे। ये वेद कालों से चल रहा है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ये कहा गया है। हालांकि कौटिल्य कहता था कि एक राजा को टैक्स उतना लेना चाहिए जितना चिड़िया पानी में से चोंच भरती है, ताकि नदी को पता ही नहीं चले उतना कितना है। तो सामान्यतः टैक्स ऐसा होना चाहिए। भारत में जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हो गया और लगभग अंग्रेज़ों का पूरे देश पे शासन है, तो पहला जो इनकम टैक्स एक्ट आया था वो आया था 1860 में। और उसके बाद फिर तब अंग्रेज़ों ने, क्योंकि क्रांति के बाद उनको पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने टैक्स लगाने शुरू किए कर्मचारियों पर, और धीरे धीरे करते करते वो टैक्सेशन बनता गया। 1960 में या 61 में ये नया टैक्स आया। इस तरह से आप इसको हिस्ट्री इसकी पढ़ सकते हैं। फिर आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू टैक्स लॉ। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि टैक्स उतना होना चाहिए जितना लोग खुशी से दें और लोगों पर बर्डन ना हो, और उनकी कमाई के रेशियो में होना चाहिए। और वो टैक्स फिर लोगों की भलाई के लिए वापस लगाया जाए, क्योंकि सरकारें टैक्स इसलिए लेती हैं कि सरकारों को काम लोगों की भलाई के लिए करने हैं। तो लोगों से टैक्स वसूला भी जाए, लेकिन उनको वापस उन पर लगा दिया जाए, ताकि उनको देते वक्त उसका दुख ना हो। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। एक रेशियो में होना चाहिए, इनकम के रेशियो में लोगों पर वापस लगा दिया जाना चाहिए, और कर प्रणाली सिंपल होनी चाहिए, और करों की जो दरें हैं या रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लोगों को ऐसा ना चले कि हमारा लगभग सारा ही सरकार ने खींच लिया है। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ टैक्स। टैक्स क्यों लगाया जाता है? तो टैक्स इसलिए लगाया जाता है कि सरकारें अपने खर्चे चलाएं, क्योंकि सरकारों के पास लोगों से टैक्स लेकर ही तो सरकारों ने चलाना है और लोगों की भलाई करनी है। सरकारें पब्लिक वेलफेयर के लिए होती हैं, इसलिए टैक्स लगाया जाना ज़रूरी है। फिर आता है ओब्लिगेटरी, यानी लोगों की क्या ड्यूटी है। तो एक सभ्य समाज में लोगों की ड्यूटी है कि यदि सरकार ने सामान्य टैक्स लगाए हैं जो उचित हैं, तो हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो टैक्स दे। तो नेचर क्या होती है? नेचर टैक्सेज की वैसे दो प्रकार की हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और वैसे जो टैक्स लग जाते हैं तो फिर वो कंपलसरी नेचर के हो जाते हैं। आप उसमें ये नहीं कहते कि मैं नहीं दूंगा या मेरी मर्जी चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको टैक्स पे करना ही होगा। फिर आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन टैक्स एंड फीस। तो टैक्स वो होता है जो सरकार हम पर इम्पोज करती है और वो हमें देना ही होगा। फीस वो होती है जब हम कोई सर्विस लेते हैं। तो जब हम कोई सर्विस लेते हैं तो हमें फ़ीस देनी होगी, सर्विस नहीं लेंगे तो फीस नहीं लगेगी। लेकिन टैक्स ऐसी चीज़ है जो हमें देना ही है। जैसे हम रोड पर चल रहे हैं तो हमें टोल टैक्स देना ही है, वो टैक्स भी है और एक तरह की फ़ीस भी है। यहाँ इसमें दोनों लक्षण है, लेकिन हम रोड पे उस रोड से गुजरेंगे तो हमें टैक्स देना ही होगा। फिर है टैक्स क्यों लगाए जाते? तो टैक्स सरकार अपने सामान्य कार्यों के लिए वसूल करती है, इसलिए उसको शुल्क कहा जाएगा उस टैक्स को। और फीस जो इसलिए लगाई जाती है कि उसके बदले में हमें कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलता है, कुछ सर्विस मिलती है। फिर आता है टैक्स एंड सेस। सेस को लेवी कहते हैं। सेस को हिंदी में उपकर भी कहा जाता है। मान लीजिए जब किसी पर इनकम टैक्स लगा, एक व्यक्ति कर्मचारी पर पूरे साल में लगभग उसकी पूरी कमाई को कटने के बाद उसने 10,000 इनकम टैक्स पे किया, तो 10% इनकम टैक्स पे उस पर लगभग उसका 3% आजकल एजुकेशन टैक्स भी, एजुकेशन टैक्स ना कह के एजुकेशन सेस लगता है। वो जो लगेगा उस 10,000 का 3%, यानी लगभग 300 रुपये उसको और पे करने होंगे, उसको कहा जाएगा सेस। और ये कई चीज़ों पे लगता है। जैसे आजकल राजस्थान में आप स्टाम्प ड्यूटी लगाते हैं, कोई भी स्टाम्प का खरीदेंगे तो 100 रुपये के स्टाम्प के आपको 120 देने होंगे, जिसमें 10 रुपये चले जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सरकार सड़कों के पुलों के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लेती है, और 10 रुपये लिए जाते हैं काऊ कल्चर के लिए, गायों की देखभाल करने और गायों को चारा वगैरह देने के, जिसको गौ संवर्धन या काऊ कल्चर के लिए
लिया जाता है, तो वो सारे सेस के रूप में है। और जो एजुकेशन टैक्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट आजकल सभी कर्मचारियों से ले रही है एजुकेशन के नाम पर इनकम टैक्स में। और इसी तरह से जब हम बिजली का बिल करते हैं राजस्थान में, तो हमसे और कई तरह के सेस लिए जाते हैं, वो सारे उपकर में शामिल होते हैं। टैक्स, कुल टैक्स देने के बाद जो उस रकम के ऊपर लगेगा उसको सेस या लेवी कहा जाता है। फिर आता है टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। ये वही है जो हमने ऊपर पढ़ा कि टैक्स अपवंचना करना या बचाव करना विधि तरीके से और गैर विधिक तरीके से। फिर है स्कोप ऑफ टैक्सिंग पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भारत के संविधान का आर्टिकल 265 कहता है कि कोई सरकार या कोई राज्य, राज्य का मतलब वही है जो सेक्शन जो आर्टिकल 12 में दिया गया है, हर राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जो जब तक संविधान उसकी इजाज़त नहीं देता, यानी विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर रोपण नहीं किया जाएगा। इसलिए जब भी कोई टैक्स सरकार को लगाना है वो पहले संसद द्वारा या स्टेट की पार्लियामेंट द्वारा पारित होना चाहिए। और इस तरह से आर्टिकल 265 भारत सरकार को ये इजाज़त देता है कि आप किसी टैक्स को इम्पोज कर सको या लगा सको। इसी तरह से राज्यों की विधानसभाएं हैं, आर्टिकल 168, 169, 168 में आ जाती है विधानसभा और 169 में आती है विधान परिषद। उन राज्यों में हैं वो सारी भी लोकल सरकारों को, जो राज्य सरकारों को टैक्स लगाने की इजाज़त, जैसे राज्य सरकार किसी नागरिकों पर टैक्स लगाती है, एग्रीकल्चर लगा सकती है, बिजली पर लगा सकती है, सड़क पर लगा सकती है, प्रॉपर्टी पर लगा सकती है, वो सारे टैक्स इस एक्ट में पहले एक्ट बनाना होगा फिर टैक्स वसूला जाएगा। इसी तरह से लोकल बॉडीज़ कहा जाता है, जैसे हमारे शहरों में म्यूनसिपैलिटीज़ हैं या पंचायतें हैं या नगर निगम हैं, इनको लोकल बॉडी कहा जाता है, वो भी टैक्स लगा सकते हैं। जैसे नगर परिषद हमारे यहाँ हाउस टैक्स लगाती है, पंचायत भी है वो हाउस टैक्स या इस तरह का कोई टैक्स लगा सकती है, चूल्हा टैक्स लगा सकती है। पहले हर घर में हल जितने होते थे उस पर टैक्स लगता था, चूल्हे के हिसाब से लगता था, चूल्हा टैक्स कह दिया जाता था। इस तरह के टैक्स वो लगते थे या लगाए जा सकते हैं, लेकिन उस कानून के अंतर्गत रहते हुए। अब आता है इनकम टैक्स एक्ट को ये दोबारा शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ ये मानना है कि जब हम टैक्स हमसे वसूला जाएगा, जब हम पे करेंगे, तो कुल जो हमारी 4 तरह की इनकम है वही इनकम में से हमें कोई 4 हेड में या 4 शीर्षक में जो हमें इनकम होगी उसी इनकम को हम टैक्स देने के लायबल हैं। और उसके साथ 5वीं को जोड़ा गया है। तो पहली इनकम कौन सी है? सैलरी से मिलने वाली, सेक्शन 15 से 17। तो सैलरी क्या है? सैलरी में और चीज़ें भी शामिल है। कोई व्यक्ति कहीं काम करता है, चाहे वो परमानेंट या टेम्परेरी किसी संस्था में या सरकार के, तो सैलरी उसको मिलती है, चाहे वो डेली मिलती हो, चाहे मंथली, या उसको पूरे साल की एक साथ मिले या पूरे साल के नाम पर मिले। उसके साथ उस सैलरी में या उस व्यक्ति को उस काम के साथ लगने के साथ उसको दूसरे फ़ायदे मिलते हैं। जैसे उसको रहने के लिए मकान मिल रहा है तो उस मकान का किराया, उसको डीए मिलता है जिसको डियरनेस महंगाई भत्ता कहते हैं, उसको आने जाने का ट्रैवलिंग अलाउंस टीए मिलता है, और फ़ायदे मिलते हैं, उसको मेडिकल छुट्टी मिलती है, उसको दूसरी मिलती है। वो सारी कमाइयाँ जो एक व्यक्ति को इसलिए मिलती हैं क्योंकि वो कहीं से तनख्वाह ले रहा है, उसके साथ जुड़ने वाली सारी कमाइयों को अगर जोड़ेंगे तो उसको सैलरी हेड में माना जाएगा, सेक्शन 15 से 17। यानी सैलरी वो नहीं है जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देगा, उसके साथ मिलने वाले उस सैलरी से जुड़े हुए तमाम फ़ायदे जो आएंगे वो सैलरी हेड में शामिल होंगे। इस तरह से आप इसको जोड़ा जाएगा और उस पूरी कमाई को साल में जोड़ा जाएगा। फिर आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यदि किसी व्यक्ति के पास घर है और उसमें रहने के अलावा उसने उस घर को किराए पे दे रखा है, तो उसमें से मिलने वाले सारे फ़ायदे हाउस प्रॉपर्टी में माने जाएंगे। सेक्शन 22 से 27 में उस किराए से मिल रहा है, उसमें कोई उस चीज़ को उसने कहीं किसी को रहन दे के उससे ब्याज ले रहा है,
या उसमें कोई उसने बिजनेस चालू कर रखा है और उससे कोई फ़ायदा मिल रहा है, तो वो सारी जो कमाइयाँ होंगी उनको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, घर से होने वाली कमाई माना जाएगा और वो भी टैक्सेबल होगी, उस पर भी हमें इनकम टैक्स देना होगा। फिर इसमें एक टॉपिक आप पढ़ते हैं जो क्वेश्चन आता रहता है, कब किसी एक व्यक्ति में दूसरे लोगों की इनकम जोड़ी जाएगी। इनकम ऑफ अदर पर्सन्स इंक्लूडेड इन असेस्ड टोटल इनकम। जो व्यक्ति असेस होता है, जो रिटर्न टैक्स भरता है, कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको कह सकता है कि दूसरे की कमाई जो है तुम उसका भी देखो। इसके लिए सिंपल ये है कि जैसे कोई व्यक्ति जिसके पास कुछ है लेकिन उसने अपनी उस प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के या उस पत्नी के नाम करवा दिया, जो कि वास्तव में कोई काम करते ही नहीं, जैसे छोटे बच्चे के नाम हम प्रॉपर्टी करवा दें या कोई चीज़ उसके नाम से दुकान चलाएं, बिजनेस चलाएं और उससे प्रॉपर्टी लेके या उससे कमाई हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि वो व्यक्ति इतना छोटा है कि वो अपने आप कोई काम कर ही नहीं सकता और ना ही उसके पास कहीं से पैसा आ सकता है। तो यदि वो पैसा कर रहा है तो इसका मतलब आपने अपने इनकम को टैक्स से बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को उसके नाम से किया हुआ है। और वास्तव में जो बच्चे के नाम या पत्नी के नाम प्रॉपर्टी है, यदि पत्नी हाउस वाइफ है, यदि वो अलग काम कर रही है तो टैक्स भरेगी, यदि वो उस तरह की है तो इसका मतलब आपने अपनी प्रॉपर्टी डाइवर्ट की हुई है उसके नाम से, इसलिए आपको उसकी इनकम जो हो रही है वो आपके खाते में जोड़ी जाएगी। इसीलिए कहा जाता है इंक्लूडेड इन असेसिज टोटल इनकम। कब उसकी संपत्ति में इसको जोड़ दिया जाएगा, जब उसके पत्नी और बच्चों के नाम उसने अपनी प्रॉपर्टी कर दी। इसमें और चीज़ें आप पढ़ सकते हैं 60 से 65। फिर आता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस आर प्रोफेशन। प्रॉफिट होते हैं लाभ, गेन्स होते हैं उसमें जो प्राप्तियां होंगी बिजनेस से या प्रोफेशन से। अब बिजनेस क्या है, बिजनेस होता है जहां आप पैसा लगा के व्यापार वगैरह करते हैं। प्रोफेशन होता है जो काम किसी व्यक्ति के दिमाग से ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे एडवोकेट है, एक कोचिंग देने वाला है, कोई डॉक्टर है, सीए है, दूसरे जिनका कि उस प्रॉपर्टी से ज़्यादा उनके दिमाग की वैल्यू है, तो उस चीज़ को प्रोफेशन कहा जाएगा, जिसमें उसकी निजी स्किल है। प्रोफेशन को आप इसमें डिफरेंस भी आता है कि बिजनेस ऐसा है यदि आपने पैसा लगा के कोई संस्था खोल दी तो उसको कोई भी चला सकता है, कोई भी थर्ड पर्सन चला सकता है। लेकिन प्रोफेशन ऐसी चीज़ है यहाँ यदि वो खुद व्यक्ति उसमें अपना दिमाग लगातार नहीं लगाएगा तो वो काम नहीं चल पाएगा। एक टीचर को खुद ही करना होगा, एक डॉक्टर को खुद ही लोगों का इलाज और सर्जरी करनी होगी, एक वकील को खुद ही प्रैक्टिस करनी होगी, एक सीए को खुद लोगों को टैक्स रिलेटेड जानकारियाँ सलाह देनी होगी। अगर वो खुद नहीं देता तो उसका बिजनेस या वो प्रोफेशन किसी काम का नहीं है। यही दोनों में डिफरेंस है, प्रोफेशन और बिजनेस में। इसीलिए वकालत को बिजनेस ना कह के प्रोफेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ उसका निजी जो है उसका पर्सनल स्किल उसमें काम आता है। फिर आता है डेप्रिसिएशन अलाउंसेस। तो यहाँ ऊपर वाले में पढ़ा कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, उसमें जो होने वाली वृद्धियाँ और लाभ हैं वो भी इनकम टैक्स में शामिल हैं और उसमें टैक्स कमाई है और इसलिए उस कमाई को टैक्सेबल माना जाता है। फिर आता है डेप्रिसिएशन अलाउंस। हम चीज़ें खरीदते हैं और समय चलने पर उन चीज़ों की कीमत में कमी हो जाती है, या तो वो चीज़ें डिग्रेड हो जाएंगी, जैसे कंप्यूटर पुराना हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारे व्हीकल दूसरी या मशीनरी है वो घिस जाएगी, टूट फूट जाएगी, बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी। तो जब हम रिटर्न पे करते हैं, रिटर्न भरते हैं, तो वहाँ कह सकते हैं कि जो पिछले साल मैंने 1 लाख रुपए की चीज़ खरीदी थी, इस साल मुझे 50,000 उसमें और लगाना पड़ा, यानी उसकी मूल्य में उसकी कीमत में कमी हो गई। उसको कहा जाता है डेफिशिएंसी इन वैल्यू और शब्द है डेप्रिसिएशन अलाउंस। कमी भत्ता, भत्ता मीन जो उसका हिस्सा होता है उसको कहा जाता है। तो इन चीज़ों को आप उसमें से कम कर सकते हैं किसी को देते वक्त। फिर है कैपिटल गेन्स, ये चौथे नंबर की कमाई है। कैपिटल गेन होता है हमने पैसा लगाया और कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। अब खरीद ली तो वो पड़ी है, हमें तो पता ही नहीं चला वो कितने की है कितने, लेकिन हमने मान लिया जाए इस साल उसको 1 लाख में खरीदी थी और 2 साल के अंदर उसको 1.5 लाख में बेचती, तो
पूंजी लगाने और पूंजी निकालने के बीच में जो डिफरेंस मिला उसको कहा जाएगा कैपिटल गेन, यानी वहाँ 50,000 रुपये की हमें फ़ायदा हुआ। और ये तभी पता चलता है जब हम उस प्रॉपर्टी को बेच दें। यदि बेचते नहीं तो फिर तो वो पड़ी है, फिर हमसे कोई पूछता भी नहीं। लेकिन जब हम बेच देंगे तो उस पैसे को जब हम एक नंबर में दिखाएंगे और हमें दिखाना होगा, तब सरकार कहेगी कि आपने जब ख़रीदा था तो 1 लाख लगाया था, आज बेच रहे हैं तो 1.5 लाख की है, तो आपको 50,000 की इनकम हुई, तो उस 50,000 पे हमारा हिस्सा टैक्स के रूप में दीजिए और आपको उस पर भरना होगा। 5वां सोर्स है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 56 to 59। इसका मतलब है कि ऐसी कमाई जो ऊपर वाले चारों शीर्षक में नहीं आती, अचानक कहीं से आई या किसी भी सोर्स से में मान लिया जाए इस तरह की कोई कमाई है आपकी, तो उस कमाई को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहा जाएगा। एक बार इसको फिर जाने, ये 2 यूनिट इससे आपकी कवर हो रही हैं। पहली, हमें जब इनकम टैक्स भरते हैं तो हमसे सरकार किन किन शीर्षकों की कमाई पे टैक्स मांगती है। पहली है कि जो हमने वेतन से मिले, सरकारी गैर सरकारी वेतन रिलेटेड हर तरह की चीज़ें जो हमें मिलती हैं वो वेतन से है, चाहे पेंशन भी उसमें शामिल है रिटायर होने के बाद। पहली है जो वेतन से मिल रही है, इनकम सैलरी से मिल रही है। दूसरी है जो हमें हाउस प्रॉपर्टी से मिल रही है, उस पर टैक्स भरना होगा। तीसरी कमाई है प्रॉफिट्स एंड गेंस ऑफ बिजनेस, जो व्यापार करते हैं उनसे, जो प्रोफेशनल है उनसे, उनको होने वाली कमाई पे भी टैक्स देना होगा। चौथी है कैपिटल गेन, संपत्ति को खरीद कर फिर बेचकर उसमें से जो फ़ायदा मिलेगा उस पर। और 5वां सोर्स है जो इन चारों में नहीं शामिल होता, वो 5वें में आता है। कभी ऐसे सोर्सेज हो सकते हैं हर व्यक्ति के पास। इस तरह से इन चारों को, इन 5 ही सोर्सेज पे हमें सरकार को टैक्स देना होगा। इसको आप अच्छी तरह से समझें। फिर आता है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है मुजरा करना, मुजराई। मुजराई का मतलब है जब हमने किसी चीज़, कोई चीज़ किसी को पहले दे रखी है और हमने कुछ और देना है तो हम पहले वाली चीज़ को उसमें से माइनस कर देते हैं। इसको मुजरा या मुजराई कहा जाता है। मान लो आपने पहले साल आपका टैक्स ज़्यादा चला गया, तो उस साल वास्तव में जो आपको उस साल पैसा आना था आया नहीं, लेकिन कागज़ों में दिख गया। मान लीजिए आप कहीं सैलरी नौकरी करते हैं, पिछले साल आपने 12 महीने की तनख्वाह जो आपकी मान लिया जाए 5 लाख बनती थी, आपने 5 लाख में 3 बचाते हुए 2 पे टैक्स पे कर दिया, लेकिन एक्चुअल रूप से वो 2 लाख जो तनख्वाह थी आपको, जैसे कोरोना लग गया, कुछ और लग गया, आपको मिली नहीं। वो मिलेगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। अब जैसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपके अकाउंट में जमा होगी तो आपको बताना होगा कि ये हमारा पिछला था जिसका हमने टैक्स जमा करवा चुके हैं, लेकिन मिली अब हमें अब है। इस तरह के कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं। उस पहले दिए गए पैसे को बाद में कम करने को ही सेट ऑफ या मुजरा कहा जा सकता है। इसको आप समझ सकते हैं। फिर आता है एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। कई बार ये होता है कि हमने इतना लॉस हो गया कि हमारा 1 साल से पूरा नहीं हो रहा, हमने टैक्स भी दे दिया फिर नहीं हो रहा, तो फिर आप उसको रिटर्न में और आगे ले जा सकते हैं। ये सामान्यतः बिजनेस वाले लोगों के लिए होता है कि उनको 1 साल ज़्यादा हुआ, जहाँ डिडक्शंस मिलती है, उनको छूट मिलती है, जिसको रिबेट कहा जाता है, एग्जम्पशन मिलती है। तो इस तरह से उसको आप वो और आगे ले जा सकते हैं सेक्शन 70 से 80 में करते हुए। तो इनको है एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, हानियों को और अगले या अगले असेसमेंट ईयर के लिए ले जाना। फिर आती है चैप्टर यूनिट 4 रिटर्न ऑफ इनकम। अब यहाँ इस चीज़ को समझें कि हर व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी है कि जिसकी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है उसको सरकार को बताना चाहिए कि मेरी इनकम इतनी है। तो कैसे बताएगा? हमें एक फॉर्म भरना होता है जो हर साल लगभग फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होते होते भर जाता है, लेकिन कोरोना लगने के कारण इस साल सरकार ने बढ़ाते बढ़ाते उसकी जो लास्ट डेट थी 10 जनवरी कर दी थी, और 10 जनवरी तक भी वो भरा गया जो सामान्य लोगों का था। और कुछ लोगों का जो अदर कैटेगरी में आते हैं उनके अभी भी चल रहे हैं, उनको फरवरी तक का टाइम दिया गया है। तो ये एक तरह के फॉर्म होते हैं जो हम भरते हैं जिनको कहा जाएगा। और इन सारी सोर्सेज को, इनकम को दिखाने के लिए
ये हम भरते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास इतनी कमाई आप कर रहे हैं और आप सरकार को बताते नहीं कि आपकी कमाई कहाँ से हो रही है, सरकार आपको फिर उनका जो डिपार्टमेंट है ईडी या इनकम टैक्स पकड़ेगा तो आपका उस पूरे पैसे को जब्त कर लिया जाएगा, जिसको काला धन कहा जाएगा। काला धन ये है कि आपने अज्ञात सोर्सेज से पैसा कमाया। यदि आपने इन 5 सोर्सेज से पैसा कमाया था और सरकार को बताते हुए सरकार का जो उचित रेशियो बनता था आपने टैक्स पे कर दिया, तो आपकी सारी कमाई वाइट कमाई है, तो इसलिए आपको कोई डर नहीं है। लेकिन यदि आपके पास ऐसे सोर्सेज आपने सरकार को बताया नहीं, आपकी पुल पूंजी आपके पास ज़्यादा है, चाहे वो बैंक में पड़ी है, सोना है, कभी भी इनकम टैक्स वालों ने आप पर रेड करी तो फिर आप पकड़े जाएंगे और आपको फाइन होगा, पेनल्टी होगी, तो वो जब्त भी हो जाएगा। चिदम्बरम साहब हमारे पिछले दिनों जेल गए थे, वाड्रा जी गए थे, बहुत सारे नेताओं पर चलते हैं। जिसको काला धन उसी को कहा जाता है जिसके आने का सोर्स पता ना हो और ना ही हमने डिक्लेयर किया हो। यदि हम आने का सोर्स बताएंगे तो इसका मतलब हमारे पास लीगल तरीके से काम आ रहा है, हम लीगल तरीक़ों से केवल इन 5 तरीक़ों से पैसा आ रहा है। यदि इन 5 के अलावा हमारा कोई 2 नंबर का काम या कोई गलत काम है तो इसका मतलब वो पैसा काला पैसा या काला धन है, जिसको हमें कहीं और डाइवर्ट करके जब्त किया हुआ है। तो उस चीज़ को बताने के लिए जो हम भरते हैं फॉर्म, उसको कहा जाता है रिटर्न। रिटर्न ऑफ इनकम यानी आयकर का विवरण कहा जाता है, इसको विवरण देना। तो सेक्शन 139 में आप भरते हैं। इसके साथ आप पढ़ेंगे 139A और AA। इसका मतलब ये है कि अब हर व्यक्ति के लिए जिसका पैन कार्ड, पैन का मतलब है परमानेंट अकाउंट नंबर, आपने इनकम टैक्स को बता दिया आपको कार्ड मिला है, तो परमानेंट अकाउंट नंबर, उस अकाउंट नंबर को आपको आधार कार्ड से अटैच करवाना है। तो इस तरह से हम सारे लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर हैं। यदि हम कुछ भी इधर उधर करते हैं तो उनको पता चलता है, और यदि हम रिटर्न भरकर अपनी जानकारी नहीं देते तो हम उनके डिफ़ाल्टर हो जाते हैं और वो हमें पकड़ लेंगे। इसलिए इसको बड़े आराम से आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें। अब होता है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब है कि इस इनकम टैक्स रिटर्न को भरना है तो हम कैसे कैसे ये तय करेंगे। हमें ये तय करने को ही असेस करना कहा जाता है, निर्धारण करना कि मेरे 1 साल की जो कुल कमाई थी, मुझे सैलरी से इतना मिला, मेरे घर के इनकम टैक्स प्रॉपर्टी से मुझे इतना हुआ, मेरा कोई बिजनेस या प्रोफेशन है तो मुझे इतना मिला, मेरी संपत्ति बेचकर पुनः खरीदी या नहीं खरीदी उसमें फ़ायदा हुआ, कैपिटल गेन तो कितना मिला, और कोई सोर्सेज से मुझे पैसा मिला, तो इस वर्ष में मुझे जितने सारे पैसे मिले मुझे उसको इनकम टैक्स रिटर्न में भरना होगा। और वहाँ ये बताना होगा कि मेरी जो इतनी कुल कमाई हुई है, फिर उसमें से आपको मान्य कटौतियाँ मिलेंगी, जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस है वो मिलेंगी, और मिलने के बाद जो आपका फालतू मिलेगा उस सारे पे आपको टैक्स देना होगा। यदि आपकी कमाई 3 लाख तक है तो आपको कुछ नहीं देना, यानी 3 से 5 है तो आपको 10% देना है, कुल कमाई जो बचेगी उसका 10% देना है। यदि 5 से 10 लाख है तो 20% देना है। यदि आपकी कमाई 20 लाख तक है तो पहले 3 को छोड़ते हुए आपको 17 लाख पर 20% के हिसाब से देना है। और यदि 20 से ऊपर है तो आपको पहले 3 लाख को छोड़ते हुए सारी कमाई पर आपको 30% के हिसाब से टैक्स सरकार को देना होगा। और जितना बाकी आपका पैसा, जितना मर्जी आप कमाइए, सारे को आप एक नंबर में बताते जाएंगे। उस चीज़ को कहा जाता है रिटर्न और असेसमेंट। और यदि आपने रिटर्न भर दी और उसमें कुछ कमी रह रही है तो आप उसको रीअसेस कर सकते हैं। जब तक फाइनल डेट नहीं आती आप कह सकते हैं साहब मेरे से गलती होगी, मैं इसको रीअसेस कर रहा हूँ, तो इस तरह से रीअसेस कर सकते हैं। फिर आ जाता है असेसमेंट ऑफ फर्म्स। ये आपको चैप्टर 16 में पढ़ना है। फर्म वही है जो आपने फर्स्ट ईयर में पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा था। पार्टनरशिप को ही असल में पार्टनरशिप संस्था को ही फर्म कहा जाता है। पार्टनर्स अलग होंगे, व्यक्ति होंगे, और पार्टनरशिप जो संस्था होगी उसको फर्म कहा जाएगा। जैसे हमारे बिजनेस चल रहे हैं दुकानों के, कंपनियों के अलावा, वो उनकी भी रिटर्न भरी जाएगी। तो कैसे भरी जाएगी, क्या उसका तरीका है, वो आपको चैप्टर 16 में पढ़ सकते हैं। और उनके पार्टनर्स जो होंगे, व्यक्ति होंगे, उनकी भी रिटर्न भरी जाएगी। तो दोनों को कहाँ से कमाई हो रही है उसको भी आप इसमें पढ़ सकते हैं चैप्टर 16 में। और यदि इन चीज़ों को आप करते हुए आप नहीं कुछ कर रहे तो आप पे पेनल्टी लगेगी चैप्टर 21 सेक्शन 217 में।
और फिर ये ऑफेंस भी है और आप पर मुकदमा भी चल सकता है, जिसको प्रोसिक्यूशन कहते हैं, प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट। तो सेक्शन 276 में आप पर मुकदमा भी चल सकता है। नोटिस आने के बाद आप उनको वेरीफाई नहीं करते, उनका संतुष्ट नहीं करते, जवाब नहीं देते, तो फिर आप पर मुकदमा चलेगा। और चैप्टर 20 में बताया गया कि अगर आप पे इस तरह हुआ तो आप उसके खिलाफ अपील कैसे कर सकते हैं, या अधिकारी को कैसे कह सकते हैं कि मेरे मामले को पुनः सुना जाए। पुनः सुनने को रिवीजन कहते हैं। तो ये आप चैप्टर 20 में पढ़ सकते हैं। फिर आता है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स होता है संपत्ति कर। हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स लगता है। लेकिन जो सन 2000 जब से ये जीएसटी नया आ गया है और उसके लगभग बराबर 2016-17 में सरकार ने क्या किया, संपदा कर को हटा दिया। लेकिन अब को इस तरह से देते हैं, जैसे आप रिटर्न भरते हैं तो रिटर्न में आप बताते हैं कि मेरी कितनी कितनी प्रॉपर्टी कितनी कितनी हुई। तो उस प्रॉपर्टी, यदि आपकी प्रॉपर्टी 30 लाख से ऊपर जाती है तो इसका मतलब है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, तो आपसे सरकार 1% एक्स्ट्रा टैक्स लेगी, जिसको सुपर रिच नाम दे दिया गया है। सुपर रिच टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2016-2017 से वित्त मंत्री चिदम्बरम थे, तब से सरकार ने ये कर दिया। इसलिए वेल्थ टैक्स को ख़त्म कर दिया और उसका नया नाम दे दिया सुपर रिच टैक्स। और बाकी चीज़ें भी इसमें दे सकते हैं, इसकी भी रिटर्न आपको भरनी होती है, प्रॉपर्टी वगैरह की। ये भी चीज़ें वैसे ही चलती हैं और आप इसको थोड़ा देख सकते हैं। बाकी नाम जो डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी इसकी भी वही है। फिर आता है सेल्स टैक्स एक्ट। तो सेल्स टैक्स एक्ट भी जब से जीएसटी लागू हो गया है, ये भी अब ख़त्म हो गया है, लेकिन इसकी भी आप डेफिनेशन थोड़ी बहुत देख लें। अब ये वैसे अब काम का नहीं है, जीएसटी लागू हो गया है। अब आता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैसे ये वैल्यू एडेड टैक्स ख़त्म हो गया है, लेकिन क्योंकि जीएसटी जब से आया है तो आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी आने के बाद पेट्रोलियम और एक्साइज, जो शराब से बनने वाले उत्पादन हैं, शराब से रिलेटेड तंबाकू, शराब और पेट्रोलियम, उन पे जीएसटी नहीं लगता। उन पे आज भी वैट लगता है, जो कि सरकारों के अंडर है सभी राज्यों के, इसलिए उनके रेट हर राज्य में अलग अलग हैं। तो वहाँ जो काम होता है पेट्रोलियम पदार्थों पे और एक्साइज, शराब के रेट अलग मिलेंगे, डीजल पेट्रोल के अलग मिलेंगे, वहाँ आज भी वैट लगता है। तो ये होता है कि जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे टैक्स भी बढ़ेगा, उसको कहा जाता है वैल्यू एडेड टैक्स, यानी वैल्यू में जोड़ते हुए टैक्स को लगाना। और इसकी भी आप छोटी मोटी डेफिनेशंस देख सकते हैं, 2-4 नंबर का ये आ जाता है। फिर आता है की फीचर्स ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब क्या है कि पहले जो होते थे ये बहुत तरह के, जैसे सेंट्रल टैक्स, वैट टैक्स, वेल्थ टैक्स, और बहुत सारे चुंगी टैक्स होता था, सरकारी टैक्स होता था, राज्य टैक्स होता था, बहुत सारे टैक्स थे। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने का टैक्स होता। उन सभी टैक्सेज को ख़त्म करके अब आ गया है जीएसटी। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये 2 शब्द हैं इसमें समझें। एक है गुड्स, सामान पर लगने वाला टैक्स, और दूसरा है सर्विसेज। कोई भी सर्विस आप लेते हैं उस पर आपको टैक्स लगता है। फॉर एग्जांपल, आपने यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ जो आपने फ़ीस ली, अगर आपने 100 रुपये फ़ीस दिए तो उस पर भी आपसे 12 या 18 रुपये एक्स्ट्रा लिए गए जीएसटी के नाम पे, यानी गुड्स एंड सर्विस। वहाँ गुड्स तो नहीं थे, वहाँ केवल सर्विस थी। नाम एक है दोनों का, लेकिन वहाँ केवल आपने सर्विस ली है उस चीज़ की, इसलिए आपसे सर्विस टैक्स लिया गया। आप फ़ोन रिचार्ज करवाते हैं, आप 100 रुपये का फ़ोन रिचार्ज करवाते हैं, आपकी जो वैल्यू मिलती है आपको लगभग 80 रुपये आपका टॉक टाइम आता है, और उसमें 18 या 28, शायद 28 या 18% है, वो आपका सर्विस टैक्स के नाम पे कट गया और वो सरकार को चला जाएगा। इसलिए उसको कहा जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये 1 जुलाई 2017 से अब पूरे देश में लागू हो गया है जीएसटी, जिसको कहा जाता है। और जीएसटी के हमने पढ़ने की फीचर्स। की फीचर्स का मतलब है, इसको आप मोटे मोटे सभी देखें। जीएसटी का फिर एक बार बताऊं, पहले दूसरे सभी टैक्सेज को ख़त्म करके अब इसको कर दिया गया है। इस तरह से आपने देखा होगा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले जो टोल नाके वगैरह थे, जहाँ चेकिंग होती थी, वो अब ख़त्म हो गए हैं। तो इस तरह से अब जब भी आप सामान खरीदते हैं किसी जगह से, तो वहाँ से जो टैक्स होता है
वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक होता है CGST, एक होगा SGST। आधा टैक्स सेंटर को चला जाएगा, आधा स्टेट को चला जाएगा, और उस टैक्स को सेंटर जो है बाद में राज्यों को बांटता है। और सामान्य ये GST जो बना, ये एक काउंसिल के माध्यम से काम करता है। इनकम टैक्स एक्ट को चलाने के लिए सेंटर में एक CBDT सिस्टम है, लेकिन GST को चलाने के लिए GST काउंसिल है। ये सभी राज्यों के वित्त मंत्री, सभी राज्यों के वित्त मंत्री, केंद्र का वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री बैठते हैं। उन सभी की मिला के लगभग आप माने कितने हैं, 27 और 6 7 35 के लगभग, वो 30 32 या 35 जो भी मंत्री हैं वित्त मंत्री, वो बैठते हैं, मीटिंग होती है। फिर वो किसी भी चीज़ का रेट या किस पे कितना टैक्स लगाना है उसको कम या ज़्यादा करते हैं। जैसे मान लीजिए 5, अब इसके जो स्लैब है वो है 5, 12, 18 और 28 स्लैब बने हुए हैं। कुछ चीज़ों पे 5% टैक्स लगता है, कुछ पे 12 लगता है, कुछ पे 18 और कुछ पे 28%, जो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि यदि आप बाज़ार से खाने वाली कोई चीज़ खरीदते हैं खुली में, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। यदि उसी चीज़ को पैकिंग कर दिया जाता है, जैसे आपके गेहूं को, खुले गेहूं को पैक करके कर दिया जाता है किसी कंपनी द्वारा, तो उस पर आपको 100 रुपये की चीज़ के साथ 5 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, जिसको कहा जाता है GST। तो आपको वो चीज़ 5 रुपये, वो 5 रुपये चली जाएगी सरकार को टैक्स, और उसको देता कौन है? कंज्यूमर, जो लास्ट में खरीदता है। हम अगर खरीदेंगे तो 5 रुपये हम उसकी 100 की चीज़ का 105 पे करेंगे। उस 5 में से 2.5 रुपये CGST में जाएगा, 2.5 रुपये SGST में जाएगा, उस स्टेट को जिस स्टेट में हम खरीद रहे हैं। और यदि एक राज्य से दूसरे में जा रहा है तो वहाँ लगता है IGST। इस तरह से वो टैक्स लगता है। और इस तरह से वो दोनों को, जब GST को लागू करना था तो सभी राज्यों को लगा कि इस तरह से हमारा बैठे बिठाए जो टैक्स हम सारा हम लेते थे, वो आधा टैक्स अब सेंटर के खाते में चला जाएगा, इससे हमें घाटा। तो राज्य लागू इसको नहीं कर रहे थे। तो बड़ी उसके मीटिंगों के बाद ये तय पाया गया कि पहले कुछ वर्षों में पेट्रोलियम पदार्थों और एक्साइज में आते हैं तंबाकू, शराब वगैरह, उन पर टैक्स जो है GST अभी लागू नहीं किया जाएगा। वो सरकारों के अंडर में रहेगा और सरकारें वहाँ वैट लगाती हैं, इसलिए उनके रेट कम ज़्यादा है, उनसे कमाई भी उनको बहुत होती है। बाकी चीज़ों पे GST लगेगा। और यदि सभी स्टेट्स को ये लगता है कि हमें घाटा हो रहा है तो सेंटर 5 सालों तक उसमें से अपने खाते का पैसा इनको देगा। और अभी तक 17 से 5 22 हुए नहीं हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्टेट्स को टैक्स में से पैसा देती है। अक्सर आप सुनते होंगे हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री कहते रहते हैं कि हमें सेंटर ने GST का हमारा हिस्सा नहीं दिया। तो वो पैसा है जो वो मांगते रहते हैं, जो GST काउंसिल में तय हुआ था। GST, इस तरह से GST काउंसिल इसको करती है। और ये चीज़ें आप इसको, छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ और आती है, इनपुट क्रेडिट। ये भी अक्सर पूछा जाता है। इनपुट क्रेडिट का मतलब है कि जब कोई, मान लिया जाए कोई एक गेहूं से आटा पीसकर उसको गेहूं पीसकर आटा बेचता है, तो वो व्यक्ति जब बाज़ार से गेहूं खरीदेगा तो उसने भी उस पर टैक्स दिया था, और फिर उसने आगे दिया, उसने आगे बेच दिया। तो उसने जब खरीदा था तब उसने टैक्स दिया था, और जब वो बेच रहा है तो उसने ग्राहक से टैक्स ले लिया। और जब वो रिटर्न भरेगा, जिस तरह से इनकम टैक्स में रिफंड आता है, तो वहाँ वो टैक्स भरते हुए कहेगा, साहब जो टैक्स मैंने आगे अब ग्राहक से खरीद कर मैंने रखा है 5%, वो टैक्स मैं ऑलरेडी पहले पे कर चुका हूँ, इसलिए वो टैक्स मुझे वापस दिया जाए, या मैं अभी आपको पे नहीं कर रहा, मैं केवल खाली कागज़ भर रहा हूँ। उस चीज़ को कहा जाता है इनपुट क्रेडिट। और ये आपने देखा होगा, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हमारे देश में फर्जी कंपनियां बनाकर अभी बहुत सारे घपले इस मैटर में हुए हैं। आप अखबारें पढ़ते हुए इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये हुई हमारी सिंपल सी चीज़ें जो इसमें बताई हैं। इसके अलावा इसमें आपको बहुत कुछ करना है, और आप इसको आराम से देख सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से इसको जल्दी से समझें और करें। ओके, गुड लक। लेकिन आप इसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि हमें आपके सुझाव मिले और हम और इस अच्छा कर सकें। ओके, थैंक यू।